हेलो गाइज, वेलकम टू बैंकिंग अनलॉक। जैसे कि आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं ईएसआईसी का रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कल 20 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग कई स्टूडेंट हैं, उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब मैं आप लोगों के कल कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कई सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर ये है जॉब, इस जॉब के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उनका एक डाउट ये भी था, सर ये तो एसएससी के बेस पे है और हम बैंक के स्टूडेंट हैं, तो ये तो हमारा तो दिन रात का फ़र्क हो गया। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह एक इंश्योरेंस कंपनी है, ना कि कोई एसएससी वगैरह। जो भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा या इसका सिलेबस होगा वो बैंक के जैसा ही है। तो आप इस चीज़ को मत देखिए सर ये एसएससी के रूप में है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न पूरा का पूरा एसएससी के बेस पे दे रखा है। लेकिन इसका सिलेबस बैंक के पैटर्न पे है। जो आप क्लर्क वगैरह जो भी बैंक के एग्ज़ाम देते हो उसी का है, सेम टू सेम, उसे एक क्वेश्चन भी हटके नहीं है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है और आप इसे एक आरआरबी क्लर्क के रूप में ले सकते हो। जिनका भी आरआरबी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जो मेंस नहीं दे पाए, उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनको जल्दी से ही दोबारा आरआरबी क्लर्क का फॉर्म देखने को मिला है। सही है ना। तो ईएसआई एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो भी इसका सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न भले ही चाहे एसएससी कैडर का हो, लेकिन जो इसका जो सिलेबस है वो एक बैंक की तरफ है। तो आप इस चीज़ को मत देखिए कि सर ये तो एसएससी की तरफ है, नहीं। एग्ज़ाम जो होगा बैंक की तरफ ही होगा। और इसमें कितनी क्या वैकेंसी रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ईएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही बैठा हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है ईएसआई ऑफिस पटना से, जो 28 को कल फॉर्म अनाउंस किया था। और यहाँ पर सभी के लिए, ये असम के लिए दे रखा है, ये विजयवाड़ा के लिए दे रखा है। मतलब कि इसने एक साथ नोटिफिकेशन नहीं दिया है, सभी स्टेट का या सभी क्षेत्र का अलग अलग दिया है। तो आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तो अपना वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि किसी में कितनी क्या वैकेंसी है। तो इसमें यहाँ पर सभी का दे रखा है। यहाँ पर अहमदाबाद का है। जैसे ही आप सेकंड पे जाओगे तो यहाँ पर आगे और भी शो कर देगा। तो आप यहाँ पर फरीदाबाद, बड्डी, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, यहाँ सभी का दे रखा है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए कितनी क्या वैकेंसी है। और मैं इसमें बताना चाहूँ कि इसके अंदर वैकेंसी 3800 की समथिंग है, जिसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो। यूडीएस की बात करें तो इसमें लगभग 1700 वैकेंसी हैं, और एमटीएस की बात करें तो 1900 वैकेंसी है, और बाकी की स्टेनो की है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि सभी स्टेट से कितनी क्या वैकेंसी हैं। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे सभी कैटेगरी की मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से यहाँ पर 35 वैकेंसी देखने को मिली है अपन को। और बिहार की बात करें तो 96। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 41। मतलब कि आप जिस कैटेगरी से बनना चाहते हो आप उसकी वैकेंसी देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ कि किसमें कितनी क्या पूछी गई हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 557 है। गोवा की बात करें तो 26। अहमदाबाद की बात करें तो 269। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 9, टोटल 9 वैकेंसी है। हरियाणा की बात करें तो 185। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 44। झारखंड की बात करें तो 32। कर्नाटका की बात करें 282। और केरल की बात करें तो 130। एमपी की बात करें तो 102। महाराष्ट्र की बात करें तो 594। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है इसके अंदर। अब बात करते हैं आगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा है तो 18, ओडिशा में देखा है तो 74, पांडुचेरी में देखा था 14, पंजाब में देखा तो 188। राजस्थान की बात करें तो 187, तमिलनाडु की बात करें तो 385, तेलंगाना की बात करें तो 72, यूपी की बात करें तो 160, उत्तराखंड की बात करें तो 27, और वेस्ट बंगाल की बात करें सिक्किम तो 320। तो ये है टोटल वैकेंसी। यहाँ पर यूडीसी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूडीसी में टोटल वैकेंसी है 1735, स्टेनो की है 165, और एमटीएस की है 1947। तो ये आपके सामने हैं जितने भी हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट
होने वाले हैं और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न कब तक हो सकता है और इसकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली जो इसकी जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो है 15 जनवरी से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 फरवरी। अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो इसके एग्ज़ाम देखो, जब से इसका वो लास्ट डेट होता है उसके उसके जब उसके वो लास्ट डेट होता है तो उसके करीबन 3 महीने के बाद में अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करता है। तो मैं अगर मान के चलूँ तो ये शायद अप्रैल या मई तक स्टार्ट कर देगा, जो भी है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ये प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके 1 से 1.5 महीने बाद में इसका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, यानी करीबन आपके पास 4 महीने का टाइम है। फिलहाल तो अब अपने जो प्रेजेंट में बैंक एग्ज़ाम चल रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे उनके मेंस के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। इसकी फ़ीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी जनरल के लिए रखा गया है 500 रुपये, SC ST के लिए रखा गया है 250, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रखा गया है। एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम है 80, मैक्सिमम है 25, और जैसे आपको पता ही है MTS के लिए है 25 है। और जैसे पता है जो जनरल कैटेगरी है उसको तो एज रिलेक्शन नहीं है, लेकिन जो OBC SC ST से है, OBC को 3 साल का है और SC ST को 5 ईयर का है, तो उनको अच्छी तरह से इसके अंदर एज रिलेक्शन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या हैं। तो इसके अंदर है जैसे UDC के लिए तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, MTS के लिए आपको 10th मार्क्स कंप्लीट होनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर के लिए आप 12th कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस में इसके अंदर आपको स्टेनो के अंदर आपको 3 चरण पार करने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड तो सभी तीनों का ही सेम होगा, जैसे प्रीलिम्स हो गया और ये मेंस हो गया, लेकिन स्टेनो को आपको अलग से कंप्यूटर बेस्ड पे आपको स्किलिंग टेस्ट वो देना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए थोड़ा स्टेनो के लिए ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको टाइपिंग वगैरह है तो उसके बारे में ये दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह का सिलेबस है, कितने क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है, और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका अगर इसकी प्रीलिम्स की बात करें तो देखो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो इसमें 4 चरण है, GS है और रीजनिंग है, और इसमें क्वांट है और इंग्लिश है। मतलब कि जो MTS का कर रखा है वही सारा इसने फॉलो कर रखा है। MTS में भी 25-25 नंबर के सेक्शन होते हैं, और इसमें 4 कैटेगरी होती है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GS। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई जो टाइम का है, टाइम सेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो टाइम है वो पूरा 1 घंटा दिया गया है, जो RRB की प्रीलिम्स में होता है या मेंस में होता है कि 1 घंटा कंटिन्यूटी है, चाहे आप उस टाइम में कोई सा भी टाइम में कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। और तो ये था इसका प्रीलिम्स का। और जब इसको प्रीलिम्स में अगर पास आउट करेंगे तो वह वैकेंसी के 1/10 करेंगे, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बात करते हैं मेंस के अंदर भी वही सिलेबस है, सेम टू सेम वही पैटर्न है, लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो इसका कॉम्पिटिशन है, मतलब कि लेवल ऑफ द पैटर्न उसका थोड़ा हाई हो जाएगा। और इसके अंदर भी उतना ही पूछा गया है जितना कि इसमें देखो, इसमें प्रत्येक सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन हैं और 50-50 मार्क्स के हैं। टाइम की बात करें तो यहाँ पर 2 आवर दिया गया है, और जो इसकी वर्जन होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा सभी के अंदर। और जो इसका अब देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर की, द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फाइनल सिलेक्शन फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो इसकी नेगेटिव मार्किंग दी गई है 1/4 दी गई है, मतलब कि आप 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर अच्छी बात की गई है। तो अब आगे देखिए, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड, यानी कि जो स्टेनो है उसको जब उसका स्टेनो के लिए कंसिडर किया जाएगा तो उसमें 1/5 यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये स्टेनो के लिए है। और जो इसका
जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि प्रीलिम्स तो इसका क्वालिफाई नेचर का है, प्रीलिम्स क्वालिफाई का है, इसमें के अंदर आपके कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो मेंस का है वो मेंस के ही आधार पर आपकी जो कट ऑफ निकल के बाहर आएगी कि आपके कितने क्या नंबर आए हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, और आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, जो आपके डाउट थे वो मैंने सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए। और बात करें आगे, देखो आप इस चीज़ को आप कभी मत देखिए कि सर ये तो एसएससी के बेस पे है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये है बैंक का एग्ज़ाम है, तो इसका जो सिलेबस होगा वो बैंक का ही रूप में होगा। और बैंक में क्या क्या सिलेबस है वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक में क्या क्या सिलेबस होता है। एसएससी का इसने सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न लिया है, बल्कि जो सिलेबस है वो सारा इसमें बैंक का दे रखा है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। और ये मैं तो यह मानता हूँ कि ये तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको आरआरबी कलर दोबारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जैसे इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, और फिर इसके एग्ज़ाम पैटर्न या जो इसकी जो भी सिलेबस है वो अपने कहीं से भी डाउनलोड करके आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आगे क्या, अगर आपके कोई फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज तक यहीं तक अपना सेशन करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।